नमस्कार, मैं ब्रिजेश चौरसिया। स्वागत है आपका द डिग बाइट चैनल पे। आज हमारे साथ मौजूद हैं विनोद बैसला जी, स्वतंत्र राजनीतिक विचारक हैं। इनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी विनोद बैसला जी, आज का हमारा विषय है, जुड़ने का विषय है कि इस समय सियासत में जो उठापटक चल रही है, क्या कहते हैं, जैसे अभी जो है चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू एंड जेडीयू के जो है नीतीश कुमार जो है इस समय मंच पे हैं, देख रहे हैं। जो मोदी जी जो है अपने बगल बैठाना जिनको कभी नहीं सही समझते थे, आज बगल बैठ के वहाँ पे जो है आपस में बातचीत कर रहे हैं, उनको जोड़ने की बातचीत कर रहे हैं, सरकार बनाने की बातचीत कर रहे हैं। क्या कहना आपका इस विषय पर? देखिए, जैसा कि कल लोकसभा के नतीजे आए और लोकसभा के नतीजे में किसी भी दो गठबंधन इंडिया और एनडीए दोनों में से किसी को फुल मेजोरिटी तो मिली नहीं, पूर्ण बहुमत मिला नहीं। तो ये अलायंस की सरकार होगी और अलायंस की सरकार में चाहे वो एनडीए हो या इंडिया हो, वो दोनों उनका गठबंधन ना टूटे, उनके घटक दल उनको छोड़कर ना जाए। तो दोनों के पास ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो दोनों ही दल, यानी कि मैं एनडीए की बात करूँगा क्योंकि फिलहाल एनडीए की सीट ज़्यादा है और इंडिया की कम है। तो जो एनडीए के घटक दल हैं, जैसे नीतीश कुमार हैं, बड़ा घटक दल है, और टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी जो चंद्रबाबू नायडू जिसके अध्यक्ष हैं, वो भी एक बड़ी पार्टी है। उन दोनों के हाथ में ही सत्ता की चाबी भी है। तो उन दोनों को अपने पक्ष में रखने का एनडीए भरपूर कोशिश करेगी और यही कारण है कि जो मोदी जी हैं या जो एनडीए का अलायंस है, उन दोनों को ज़्यादा प्राथमिकता देगी। अच्छा विनोद बैसला जी, क्वेश्चन पे हम ये आना चाहेंगे, क्या इंडिया गठबंधन खेमे में भी अगर देखा जाए कांग्रेस में लगातार लोगों नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है, क्या वहाँ भी कुछ राजनीति चल रहा है? क्या लगता है, आप एक स्वतंत्र राजनीतिक विचारक हैं, आपकी नजरिया क्या है, क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल आपका वाजिब प्रश्न है कि इंडिया अलायंस से देखिए, जब कल नतीजे आने शुरू हुए और इंडिया गठबंधन को लगा कि हाँ, वो भी, उनके पास भी नंबर हैं कि वो भी कुछ घटक दलों को एनडीए से लेके अपने यहाँ शामिल करा के सरकार बना सकते हैं। और उसका पहला रिएक्शन ये भी आया कि जो शरद पवार हैं, एनसीपी के नेता, उनकी लगातार बात भी चल रही है नीतीश कुमार जी से भी, शिंदे ग्रुप से भी बातचीत और चल रही है। हाँ, चंद्रबाबू नायडू से भी, और शिंदे ग्रुप से भी बात चल रही है, जैसा कि मतलब खबरों में दिखाया जा रहा है। तो उससे लग रहा है कि जो इंडिया गठबंधन है वो भी पूरी तरह से सतर्क है और पूरी कोशिश करेगा वो भी अपनी सरकार बनाने का। तो किसी भी पार्टी की सरकार बनना इतना आसान नहीं है कि कोई भी पार्टी आसानी से चुनाव मतलब अपनी सरकार बना लेगी। अच्छा, हम विनोद बैसला जी एक बात आपसे और पूछना चाहते हैं। अभी कुछ देर पहले हमारे पास जो है एक गोपनीय सूत्रों से कुछ खबर आई थी कि बीजेपी खेमे में बगावत चल रही है। मोदी के नाम पर मुहर लगाते हुए लोग नहीं दिख रहे हैं। लोग जो है कई जो है राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि गडकरी जी प्रधानमंत्री बनाए जाए। एक तरफ जो है एमपी लॉबी भी, मध्य प्रदेश लॉबी भी शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में जा रही। क्या लगता है आपको, क्या कहती सियासत, क्या वाकई मोदी जी के नाम पे विरोध चल रहा है इस समय? देखिए, पिछले 10 साल से फुल मेजोरिटी में एनडीए की गवर्नमेंट चली तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत था। तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत होने की वजह से बीजेपी के अंदर के जो बगावती सुर थे, जो नेता मोदी जी से बीच बीच में, आपने भी खबरों में देखा हो, हमने भी देखा खबरों में कि बीच बीच में कई बार आपस में अनबन की जो खबरें आती रहती थी। तो अब क्योंकि पूर्ण मेजोरिटी में नहीं है भारतीय जनता पार्टी, तो जो बीजेपी के महत्वाकांक्षी नेता है या जो मोदी जी के जो गुट खिलाफ रहता था, वो गुट के अंदर भी बगावत के सुर दिखाई दे रहे हैं। ये खबरों में भी चल रहा है और सुनाई भी आ रहा है। जी, तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है वाकई क्या बीजेपी खेमे के एक खेमा जो है मोदी जी को नहीं चाहता प्रधानमंत्री? हाँ, बिल्कुल एक खेमा बीजेपी में भी ऐसा है जो मोदी जी के खिलाफ है। जैसे आपने एक बताया, गडकरी है, राजनाथ जी हैं, और भी कई नेता हैं, या शिवराज जी हैं। शिवराज जी मध्य प्रदेश के एक मजबूत नेता रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में 17-18 साल मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री का उनका कार्यकाल रहा है। तो मध्य प्रदेश की जो लोग है उसकी भी आवाज़ है कि भाई शिवराज चौहान प्रधानमंत्री बने। उधर गडकरी जी का भी अपने विचार हैं, लोगों के अपने विचार हैं, उन्हें पसंद भी करती है, जनता भी पसंद करती है, और राजनाथ जी भी हैं। तो एनडीए से अलग बीजेपी के अंदर भी सब कुछ सामान्य नज़र नहीं आ रहा है। जी, तो जैसे कि देख रहे हैं आप, विनोद बैसला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद बैसला जी, अक्सर आप जो है कि कभी बागपत जाएंगे तो अक्सर ये मंच साझा करते हुए जनता के बीच हमेशा दिखते रहते हैं। बहुत ही स्वतंत्र विचारक हैं, राजनीतिक विचारक हैं। चलिए और हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन अगर आपसे आए तो, क्या लगता है इस बार जो है मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे या यथावत इस बार कोई चेंज हो रहा है? इस पर क्या है सबसे बड़ा सवाल? देखिए, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये एनडीए अलायंस के ऊपर निर्भर करता है। एनडीए अलायंस जो एनडीए गठबंधन है जी, एनडीए की इंडिया
एनडीए NDA, गठबंधन जी। के जो घटक दल हैं, जी। अभी उन पर अभी जैसे कि अभी सुनाई में आ रहा है या पता भी लग रहा है कि उधर से जो चिराग पासवान है या जो हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जीतन राम मांझी जी, उनके भी सुर बगावती हो गए हैं। उन्होंने भी अब जो है अपनी अपनी डिमांड रखनी शुरू कर दी है। तो जो घटक दल अब तक एक सूत्र में एनडीए के साथ इसलिए बंधे हुए थे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा सरकार होती थी, उन्हें फुल मेजोरिटी बीजेपी को मिलती थी। लेकिन इस बार क्योंकि बीजेपी को फुल मेजोरिटी है नहीं, तो जो उसके घटक दल हैं अब उनकी भी महत्वाकांक्षाएं उभर कर सामने आ रही हैं। तो इतना आसान नहीं है इस बार मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना। तो क्या लगता है इस बार मोल भाव की सरकार? बिल्कुल मोल भाव तो हो रहा है ना, जब जीतन राम मांझी जी भी अपनी महत्वाकांक्षा है, चिराग पासवान जी भी, और बीजेपी के जो आंतरिक जो मतलब बड़े लीडर्स हैं उनकी भी महत्वाकांक्षाएं जब सामने नजर आ रही हैं, तो ये तो स्पष्ट सी बात है कि मोल भाव तो 100% होगा ही होगा, और बिना मोल भाव के सरकार बनेगी ही नहीं। अच्छा, क्या लगता है जिस प्रकार से कल देखिए आप जो है नरेंद्र मोदी जी ने जब मंच साझा किया, संबोधन किया अपना, सरकार मतलब जब इसका मतगणना संपन्न हुआ, तो उन्होंने कल जो है राम को छोड़कर जय जगन्नाथ के नारा दिया। ये क्या दर्शाता है, क्या है? देखिए क्या अब राम का मुद्दा खत्म हो गया, अब जगन्नाथ का मुद्दा चलेगा? नहीं, राम का मुद्दा तो इसलिए खत्म होगा कहाँ की, क्योंकि जो अयोध्या में राम मंदिर बनवाया था बीजेपी वहीं जाकर हार गई। जो सबसे बड़ी सीट थी राम मंदिर के नाम से, जो सबसे बड़ी सीट अयोध्या थी, अयोध्या विधानसभा ही जब हार गई तो राम मंदिर से लोकसभा, तो मेरे हिसाब से जो है बीजेपी को राम मंदिर का उतना फायदा नहीं मिला जितना बीजेपी सोच रही थी। जी। अच्छा, क्या कहते हैं बैसला जी, अगर आपको क्या लगता है अगर टीडीपी और जेडीयू जो है अगर जो है आज इनसे साथ सरकार बना लेती, तो क्या लगता है आने वाले समय में जो है इनके जो है अस्तित्व पर खतरा नहीं होगा? जिस प्रकार शिवसेना को देख सकते हैं आप, अकाली दल को देख सकते हैं, जिस प्रकार उनके अस्तित्व पर आज प्रश्न चिन्ह लग गया है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या कभी खतरे में जाएंगी? देखिए, अभी जैसे हम नीतीश कुमार की बात करते हैं, तो कल की मैं बात बता रहा हूँ कि नीतीश की जो जेडीयू पार्टी है उसके एक एमएलसी है शायद अनवर अली जी। तो अनवर अली से जब उसमें पूछा गया था न्यूज़ में कि आप प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा नीतीश कुमार से बढ़िया प्रधानमंत्री कोई नहीं हो सकता। अर्थात ये भी है कि जेडीयू इतनी आसानी से अलायंस में आएगी नहीं, इतनी आसानी से वो मानने वाले हैं नहीं जेडीयू पार्टी। और वही टीडीपी का मामला है, टीडीपी की जो विचारधारा है तेलुगु देशम पार्टी की और जो बीजेपी की विचारधारा है वो जस्ट अपोजिट है। जो तेलुगु देशम है यानी कि जो चंद्रबाबू नायडू हैं वो मुस्लिम आरक्षण के हितैषी हैं जी। 4% उन्होंने आंध्र प्रदेश में आरक्षण भी दिया जी, उनके मैनिफेस्टो में भी था। और उसके बाद जो है जो बीजेपी सरकार है वो मुस्लिम आरक्षण के विरोध में है, वो पक्ष में है। तो जहां दो विचारधाराएं विरोधी हो जाती हैं उनका गठबंधन बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है। और इसी का मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। जब जम्मू कश्मीर में गठबंधन किया था भारतीय जनता पार्टी ने महबूबा मुफ्ती के साथ, दोनों विचारधाराएं अलग अलग थी, ज़्यादा लंबे समय चला नहीं, टूट गया। अगर गठबंधन चलेगा भी तो इसकी जो समय सीमा होगी वो मेरे हिसाब से ज़्यादा लंबी नहीं होगी जी। अच्छा, आपको क्या लगता है विनोद जी की जिस प्रकार से 240 सीटों पर बीजेपी जो है सिमट गई, क्या लगता है मोदी जी की बड़ी हार है? देखिए, अगर जीत का सेहरा मोदी जी लेते हैं, चुनाव मोदी जी के नाम पे होता है। अब की बार मोदी सरकार, जितने भी सांसद जाते हैं वो अपने काम तो गिनाते नहीं, मोदी जी के नाम पे वोट मांगते हैं। अगर सरकार बनती है मोदी जी के नाम पर तो जो सरकार हारती है तो भी तो मोदी जी के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह है उसका भी। तो अगर हार हुई है तो भी मोदी जी की ही हार हुई है, भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं, क्योंकि चुनाव तो मोदी जी के नाम पर लड़ा जाता है। तो अगर जीत उनकी तो हार भी उन्हीं की। अच्छा, क्या लगता है आपको 6 महीने बाद बिहार में चुनाव है, अगर देखा जाए तो 8 महीने बाद दिल्ली में सरकार जो है चुनाव है, क्या लगता है ये जो जिस प्रकार चुनाव है इसमें क्या होगा, भाजपा का प्रदर्शन क्या होगा? और क्या नीतीश जो है बिहार का अगला चुनाव है विधानसभा, क्या यह निर्णय लेने में थोड़ा संकोच करेंगे क्या? हाँ, हो सकता है कि बिहार चुनाव तक, क्योंकि एनडीए अलायंस बना हुआ है बिहार में, और एनडीए अलायंस में नीतीश जी 1% सोच सकते हैं कि शायद बिहार विधानसभा चुनाव तक वो कोई बड़ा निर्णय ना ले। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के बाद हो सकता है कि वो फिर अपना पाला चेंज कर लें, और उसमें वो माहिर हैं, पाला बदलने में नीतीश जी माहिर हैं। तो हो सकता है कि अब ना हो, 5-6 महीने बाद जरूर सरकार स्थायी रहेगी, 5 साल चलेगी, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता फिलहाल में जी। अच्छा, ये बताइए, आप बागपत से रहने वाले हैं, बागपत का जो है इस बार राजकुमार सांगवान जी है और एक तरफ थे शर्मा जी, अमरपाल शर्मा, क्या रहा वहाँ पे, क्या मतलब कि? और एक बात और आपसे करना चाहूँगा, 2 सीट जो है उसकी आई, रालोद की आई है,
तो क्या लगता है ये रालोद किसका समर्थन करें, किसकी तरफ जा रहे हैं, आपकी एक अपना सोच क्या कहता है? अभी मेरे हिसाब से जो रालोद है, लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल, वो भी एनडीए के पक्ष में रहेगा, क्योंकि अभी ना तो 2027 तक चुनाव है यूपी में, और मेरे हिसाब से अभी वो पाला बदलेंगे नहीं। और जो आप उसमें भी गए थे मेरे हिसाब से, जब कैंपेन चल रहा था, जी गया था बागपत में, तो हमने तब आपको एक बात बताई थी कि जो हम बागपत की लोकसभा की बात करें तो बागपत लोकसभा में जो बागपत विधानसभा जो आती है, बागपत विधानसभा में लोकदल कभी जीतती नहीं है जी। लेकिन उसका एक इतिहास रहा है कि जो वहाँ से स्थानीय विधायक रहे 4 बार के, माननीय मदन भैया जी, वो तब जब उन्होंने वहाँ अपना मतलब कैंपेन को संभाला है, तो तब वहाँ लोकदल जीती है। तो इस बार भी 2 विधानसभाओं की जिम्मेदारी माननीय विधायक मदन भैया जी पर थी, और दोनों विधानसभाओं में लोकदल को अच्छी खासी बढ़त मिली है, अच्छी खासी वोटों से जीती है। और बिजनौर भी जीती कि लोकदल को दोनों सीटें मिल गई। तो लोकदल अभी मेरे हिसाब से इतनी जल्दी पाला बदलेगा नहीं, क्योंकि अभी कोई ऐसा मुझे कारण नज़र नहीं आता उसका पाला बदलने का। कोई विधानसभा चुनाव भी नहीं है 27 तक। अच्छा, कितनी भूमिका रही मदन भैया जी की? मदन भैया जो है, अगर देखा जाए तो जो है, जैसे अपने कुंडा में राजा भैया है, तो ये मदन भैया को बागपत के जो है राजा भैया मदन भैया, तो मदन भैया कितनी भूमिका रही चुनाव में? देखिए, मदन भैया की जो राजनीति करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग तरीके का है। वो 4 बार वहाँ से खेकड़ा विधानसभा लगती थी, पहले वहाँ से वो विधायक रहे, उसके बाद वो लोनी विधानसभा में आ गए। 10 साल वो उस विधानसभा में नहीं है, लेकिन 10 साल बाद आज भी जो उनका कार्य करता है, जो ज़मीनी कार्य करता है, आज भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। और जैसे ही वो अब चुनाव में बागपत विधानसभा में आए, तो उनके आड़े से सारा चुनाव एकदम बागपत विधानसभा का लोकदल के पक्ष में होता चला गया। उनका राजनीति करने का तरीका अलग है, जनता की आवाज़ को सुनते हैं। मेरे हिसाब से एकमात्र ऐसे विधायक है जो विधायक ना होते हुए भी रोजाना उनके यहाँ जनता दरबार लगता है, लोगों की समस्याएं सुनते हैं। यही कारण है कि जैसे उन्होंने बागपत विधानसभा में प्रचार का जिम्मा संभाला, एक तरफा चुनाव लोकदल के पक्ष में जाता चला गया। जी। अच्छा, चलिए अब हम आते हैं जो है अपने इस जो है सभा को लास्ट चरण में चलते हैं। तो क्या लगता है, अगर आपसे हम पूछे कि कौन हो सकता है 2024 में प्रधानमंत्री, इस पर क्या कहते हैं आप? देखिए, 2024 में कौन प्रधानमंत्री हो सकता है स्पष्ट रूप से अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी जो है दोनों दलों में घमासान छिड़ा हुआ है, दोनों तरफ जोड़ तोड़ की राजनीति चलेगी। तभी आपको क्या इंडिया लगता है? अलायंस भी कोशिश करेगा कि उनकी सरकार बने, और इंडिया अलायंस इसलिए कोशिश करेगा, इंडिया अलायंस में सबसे बड़ी दिक्कत, मतलब सबसे बड़ी जो उसे ज़रूरत है कि जो एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो इंडिया अलायंस के नेता जो जेल में डाले जा रहे हैं, उनके पास सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो जो एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है वो दुरुपयोग रुक जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें टीडीपी की, चंद्रबाबू नायडू 1 साल पहले तक उनको काफ़ी परेशान किया गया, ईडी सीबीआई उनके ऊपर छोड़ी गई थी। अब क्या लगता है, क्या अपना समर्थन दे पाएंगे, या उनका जो है आत्मसम्मान उनको जो है देने देगा? इस पर क्या कहते हैं? देखिए, वैसे उन्होंने जो चुनाव लड़ा है एनडीए के अलायंस से ही लड़ा है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी का और टीडीपी का गठबंधन भी था जी। लेकिन अगर राजनीति में क्या है कि संभावनाओं पर चलती है राजनीति। अब संभावना ये है कि अगर मेरे हिसाब से तो जैसे उन्होंने घटक दल के रूप में चुनाव लड़ा है तो वो रह भी सकते हैं, और जैसे शरद पवार जी का स्टेटमेंट आ रहा है कि हमारी बात हो रही है लगातार उससे, चंद्रबाबू नायडू से और नीतीश कुमार जी से, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो पाला बदल भी सकते हैं, क्योंकि राजनीति में सब संभव, असंभव कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक तरफ देखा जाए महाराष्ट्र में भी अच्छा खासा जो है देख रहे हैं, शरद पवार शिंदे गुट से जो संपर्क साधे, 7 सांसद जो है संपर्क में है। ये सब क्या कयास लगाए जा रहे हैं, कितना यथार्थ है ये बातें? ये वही है जिस तरह बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति करके अपनी सरकार बनाती थी, अब दूसरा गुट भी अपनी सरकार बनाने की भरपूर कोशिश करेगा जैसे भी बनेगी, और इंडिया अलायंस भी पूरा जोर लगाएगा अपनी सरकार बनाने के लिए। जैसे ये भी तो कोशिश कर रहा है, एनडीए गठबंधन भी कोशिश कर रहा है अपने जो भी उनके घटक दल है, अब तक पहले भी अगर एनडीए का भी आप रिकॉर्ड देखोगे तो उनका रिकॉर्ड सही थोड़ी रहा। उन्होंने भी तो राज्यों की सरकारें गिरा गिरा के अपनी सरकार बनाई है, उन्होंने भी जोड़ तोड़ की राजनीति कर, उन्होंने भी तो शिवसेना को तोड़ दिया, उन्होंने भी तो एनसीपी को तोड़ दिया, उन्होंने भी तो अकाली दल को तोड़ दिया। तो एनडीए को आप ये नहीं कह सकते कि एनडीए में वो काम नहीं होता। तो इंडिया जो कोशिश करे अपनी सरकार बनाने की करनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए, चलिए आपसे जानना चाहते हैं, यूपी में समाजवादी पार्टी का बहुत शानदार प्रदर्शन था, इसे क्या क्या मुख्य बिंदु थे? देखिए, जब हम पहली डिबेट में बैठे थे तो पहली डिबेट में भी आपने एक प्रश्न पूछा था कि आपके हिसाब से यूपी में समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। तो आप पिछले उसको देखे चलाकर उसमें हमने बताया था कि 40 से 45 के करीब सीट शायद इंडिया गठबंधन की आएंगी।
तो बिल्कुल जो पहला हमारा आकलन था, और हमने आपसे कहा था कि जो भीड़ वहाँ जा रही थी, अखिलेश यादव जी और जो राहुल जी की जो रैली हो रही थी और जो उनमें भीड़ जा रही थी, हमने कहा था कि अगर ये वोटों में कन्वर्ट हुई तो 100% एक बहुत भारी संख्या में इनके सांसद जीतने जा रहे थे। इस यूपी में देखिए, यूपी में कई मुद्दे थे। यूपी मुद्दा बेरोजगारी था जी, यूपी में मुद्दा पेपर लीक का था, यूपी में मुद्दा महंगाई का था, यूपी में मुद्दा बिजली के बिलों का था, यूपी में मुद्दा बिजली के जो ट्यूबवेल है उन पर मीटर लगाए जाने, किसान नाराज था, युवा नाराज था, महंगाई से जनता त्रस्त थी। वो कारण रहे उत्तर प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उसका लाभ उठाया और एक अच्छी खासी संख्या में, मेरे हिसाब से समाजवादी पार्टी के इतिहास में अब तक की सबसे ज्यादा सीट इस बार आई है। देश की तीसरी पार्टी जो है बन गई समाजवादी पार्टी 33 सीटों के साथ। अच्छा, क्या लगता है कि राम मंदिर इस बार राम का मुद्दा जो है क्यों फेल हो गया? देखिए धर्म के नाम पर आप कब तक राजनीति करोगे? धर्म से भी तो अलग बहुत मुद्दे हैं, धर्म से अलग। अब देखिए पिछले आप अगर 2017 से लेके और 24 चल रहा है, उसमें देखिए कितनी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश सरकार में पेपर लीक के मामले लगातार कितने लीक हुए। उससे वो युवा तो परेशान था ना, जो तैयारी कर रहा है, जो मतलब इनकी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है बच्चा, वो परेशान था। महंगाई से जनता त्रस्त थी और सबसे ज़्यादा त्रस्त किसान, जो अवैध पशु घूमते हैं उनसे परेशान, महंगाई से परेशान, बिजली के बिलों से परेशान, ट्यूबवेलों पे ज़बरदस्ती मीटर लगाए जा रहे हैं उससे किसान परेशान। तो ये मुद्दे जो धर्म का मुद्दा था, ये मुद्दे धर्म के मुद्दे पर हावी रहे, तो धर्म का मुद्दा नहीं चल पाया, ये मुद्दे हावी रहे। यही कारण रहा कि बीजेपी अपना उत्तर प्रदेश में वो प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई जो पिछले 2 चुनाव में दोहराया था। कई लोग कहते हैं बाबा फैक्टर कितना काम किया? नहीं, बाबा फैक्टर तो काम ही नहीं किया। अगर बाबा फैक्टर काम करता तो क्या भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर आती? जबकि अगर आप एग्जिट पोल उठाकर देखिए, जो एग्जिट पोल झूठे, बाबा फैक्टर में आदित्य योगी नाथ की नाराजगी थी कि नहीं थी? बाबा फैक्टर में ये कह रहा हूँ, आदित्य योगी जो है नाराज थे, जो लगातार राजपूतों पर अभद्र टिप्पणी, ये कितना कार्य किया? नहीं, देखो बाबा योगी आदित्यनाथ नाराज थे या नहीं थे वो तो स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्होंने कैंपेन किया, हर सीट पे कैंपेन किया। हाँ, जो कयास लगाए जा रहे थे, मतलब कि हाँ योगी लॉबी नाराज है, इस पर क्या? नहीं, योगी लॉबी नाराज थी या नहीं थी, अगर थी, जिस प्रकार से उनके सांसदों टिकट काटे गए, जनरल वीके सिंह का टिकट काटा गया और भी कई सांसदों टिकट काटे गए, उनके इस पर नाराजगी कुछ ठीक नहीं थी। जो उसमें ठाकुर थे, ठाकुरों में वास्तव में नाराजगी थी। अब वो नाराजगी किस बात को लेके थी? उसमें नाराजगी ये भी थी कि भाई जो ज़्यादातर ठाकुरों के टिकट काट दिए गए, चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला रहा हो, चाहे यहाँ आपके क्या नाम है इनका, जो उनके बेटे को दिया गया टिकट, टिकट दिया गया, लेकिन वो काफ़ी मुद्दा उसमें सुर्खियों में रहा। दूसरा यहाँ जो वीके सिंह थे, जनरल वीके सिंह जी, इनका टिकट 3 लाख प्लस वोट थे। हाँ, उनका टिकट काट दिया। तो कहीं ना कहीं ठाकुरों के मन में रहा कि हमको जो नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो जो ठाकुर वोट था वो भी इनसे छिटक गया। ठाकुरों से अलग भी और भी जो वोटर थे, काफ़ी वोटर इनसे छिटका है, और उसका कारण एक जाति का, मैं नहीं मानता कि एक जाति से इतना असर आ सकता है। उसका जो मैंने आपको मुद्दे गिनाए, बेरोजगारी, महंगाई, ये मेन मुद्दे ये थे। तो देखिए, आप देख रहे हैं यूपी में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, 33 सीटों के साथ देश की तीसरी बड़ी पार्टी हो गई है। तो देखिए, यूपी में समाजवादी पार्टी की सीट बढ़ने और भाजपा की सीट घटने का सबसे बड़ा कारण, जैसे उन्होंने बताया, विनोद बैसला जी ने, बेरोजगारी थी, किसानों के मुद्दे थे और भी कई मुद्दे उन्होंने बताए। चलिए, ऐसे ही न्यूज़ और समाचार के लिए हमसे बने रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।